डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 8 के अध्याय 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं में? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊँगी। हम चैप्टर में यह देखेंगे कि कपड़ा और लोहा उद्योग का विशेष अध्ययन किया जाएगा और भारतीय कारीगरी और उद्योग की उस समय क्या दशा थी इसके बारे में भी हम देखेंगे। सूती उद्योगों के कपड़ों के मशीनी उत्पादन से ब्रिटेन को दुनिया का महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बना दिया गया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा और ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर विजय के और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध स्थापित हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय भूभागों पर भी कब्जा किया गया था। 18वीं शताब्दी के आखिर में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बेतहाशा चीज़ें खरीदती हैं, उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेचती हैं। इसी क्रय विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत की ओर आने लगे। फिर हम ये देखेंगे कि जब ब्रिटेन से तैयार माल भारत में आने लगा तो उससे भारतीय उद्योगों और शिल्पों पर किस प्रकार का असर पड़ा था। सबसे पहले नज़र डालते हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के बारे में। 1750 के आसपास बंगाल पर अंग्रेजों की विजय हुई थी और कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में यह औरों से बहुत आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और कारीगरी के लिए मशहूर थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इनके कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप से भारतीय कपड़े खरीदने और बेचने आती थीं। इनके फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में जिंदा है। भारतीय कपड़ों का जो इतिहास है वह शब्दों में छुपा हुआ है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आकर सबसे बारीक सूती कपड़ा खरीदा, जिसे इराक के मौसूल शहर के अरब व्यापारियों के पास देखा गया था। इसके आधार पर उस शब्द को मसलिन, मलमल कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे यह शब्द बहुत प्रचलित हो गया था। इसी तरह मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत के केरल तट के कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से उन्होंने मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए। कालीकट से निकले शब्द को ही कैलिको कहने लगा। बाद में सूती कपड़ों को ही कैलिको कहने लगा। इसके अनुसार हम जब देखेंगे तो अनेक ऐसे शब्द थे जो उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थे। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग उत्पन्न हो चुकी थी। यहाँ पर आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से यह एक अलग ही रुतबा रखते थे। इंग्लैंड में रईस ही नहीं, वहाँ के राजा महाराजा भी भारतीय कपड़ों से बने हुए परिधान पहनते थे। फिर हम देखेंगे कि यूरोपीय कपड़े में भारतीय बाजार की क्या लोकप्रियता और किस प्रकार की चीज़ें थीं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से इंग्लैंड के जो निर्माता थे, जो इंग्लैंड में ऊन और रेशम बनाने वाले लोग थे, वह इसका विरोध करने लगे थे। वहाँ उनको इसके व्यापार से घाटा हो रहा था। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाया। इस कानून को भी हम कैलिको का कानून कहते हैं। इस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े के कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज उत्पादक अपने देश में केवल भारतीय कपड़ों की पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि उनका जो व्यापार है वह फला फूला रह सके। भारतीय कपड़ों के साथ इसी होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की भी आवश्यकता दिखाने लगा। वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी थी। इसी तरीके से 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों का उत्पादनता काफ़ी बढ़ गई थी। उसके साथ साथ 1786 में रिचर्ड ऑर्कराइट ने वाष्प इंजन का भी आविष्कार किया, जिससे सूती के कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदला जा सकता था। इस सब के बाद भी दुनिया के बाज़ारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना हुआ था।
डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत से व्यापार करती थी और बेहिसाब मुनाफा कमाती थी। ये कंपनियां भारत आकर चांदी, सोने के बदले सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थी। फिर हम यह देखेंगे आखिर में कि बुनकर कौन थे। बुनकर किस प्रकार की प्रजाति थी। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के कारीगर ही होते थे। वह पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को बढ़ाते चले गए। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले या कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हैं। सूत काटना कपड़े उत्पादन का पहला चरण था। यह काम अधिकतर महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे और हर घर में सूत काटा जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो इस धागे से वे कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे और छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत पड़ती थी। फिर हम देखेंगे कि भारतीय कपड़े का पतन क्यों हो रहा था। ब्रिटेन में सूती कपड़े के उद्योग के विकास से भारतीय कपड़े पर काफ़ी असर पड़ा था। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिकी के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से ब्रिटिश को जो कपड़े का निर्यात वह मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी शुल्क थोप दिया था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक इंग्लैंड ने भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका तथा यूरोप के परंपरागत क्षेत्रों से बाहर कर दिया था और ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए थे। इसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे और इसी समय असली बुरे दिन आने वाले थे। 1830 के दशक के बाद पूरे भारतीय बाजार ब्रिटेन के कपड़ों से ही पट गए। 1880 में यह स्थिति हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 हिस्सा ब्रिटेन का बना होता था। इससे बुनकरों और सूत काटने वालों की भी स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा खराब होती चली गई। लेकिन भारत में हथकरघों की वजह से बुनाई पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि कुछ खास किस्म की चीज़ें मशीनों पर नहीं बन पाती थी, लेकिन वह इतना महंगा होता था या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए लोगों ने सस्ते या फिर बोलते हैं ना जो ब्रिटिश का कपड़ा आता था उसी की तरफ अपना उदय करने का प्रयास किया। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत से हथकरघे बुनकर अब चले गए थे, क्योंकि ब्रिटिश ने अपनी कुछ मिलें भारत में भी खोली थी। अब वे लोग मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़े कारखानों में चले गए थे और उन्हें वहां पर नौकरी मिल गई थी। सूती कपड़ा मिलों का उदय 1854 में बम्बई में हुआ था। ये कताई मिल थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन की ओर जाने वाले कच्चे कपास के निर्यात में मुंबई एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में बनाता था। जब यहाँ पे सूती कपड़ों की स्थापना हुई तो यहाँ पे कच्चा माल मिलना और आसान हो गया था। फिर हम देखते हैं गांवों में उजड़ी भट्टियों के बारे में और लौह कारखानों के बारे में। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी बहुत पुरानी है। टीपू सुल्तान के समय से हमें ये किस्सा सुनने को मिलता है। टीपू सुल्तान की विख्यात तलवारें आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्तियां हैं। वह इतनी खास थी कि यह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर जाती थी। इसकी तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा में बनाए जाने वाले वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसलिए इसकी तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीकी की ज़रूरत होती थी, परंतु भारत में 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि के रूप में उभरा था। खासतौर से बिहार और मध्य प्रदेश के हर एक जिले में ऐसे प्रगल्भ कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमालों के लिए औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाई होती थीं। प्रगलन का काम अधिकतर पुरुष करते थे और महिलाएं धौकनी चलाती थीं। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा भी फेंकती रहती थीं। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे का प्रगलन का हुनर भी खत्म होने लगा था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि
औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों को पाबंदी लगा दी थी, तो वह लोहा बनाने के लिए कोयला कहाँ से लाते और किस प्रकार की लकड़ी का वह प्रयोग करते। इसलिए इन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने भी चोरी छिपे लकड़ियाँ इकट्ठे करने की कोशिश की, परंतु यह प्रक्रिया ज़्यादा देर तक नहीं चलवा पाई। 19वीं शताब्दी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार के लिए आयातित लोहे का ही इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगल्भों द्वारा बनाए जाने वाले लोहे की मांग खत्म हो गई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने यह एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता के सामने आके शुरू हो गया था। फिर हम देखेंगे भारत में लोहा व इस्पात उद्योगों कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ। 1904 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद टाटा जी के सबसे बड़े बेटे दोराब टाटा जी छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खोज में घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए एक अच्छे लौह अयस्क की तलाश कर रहे थे। जमशेद जी टाटा भारत में एक बड़ा लौह और इस्पात कारखाना लगाने के लिए तैयार थे। उनकी पहली शर्त यह थी कि लौह अयस्क भारत में एक अच्छा भंडार उसके लिए ढूंढा जाए। कई समय बाद उन्होंने एक छोटे से गांव में पहुंचे। फिर वहां उन्होंने देखा कि कई लोग अगरिया समुदाय के जो लोग थे वे अयस्क ला रहे थे। जहां पे उन्होंने ये देखा कि उन्होंने एक पहाड़ की तरफ एक बताया कि वहां से वे ये अयस्क ला रहे हैं। जब वहां पे उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें यह पता चला कि जिस चीज़ को वह ढूंढ रहे थे वह उन्हें मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्कों भंडार में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह इलाका काफ़ी सूखा था और कारखाना चलाने के लिए यहाँ आसपास कहीं पानी भी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह की तलाश शुरू की गई। अगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क के एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ समय बाद हमने सुवर्णरेखा के निकट बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाया गया। इस शहर को ही जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं शताब्दी में भारत में आमतौर से ब्रिटेन से स्टील का आयात कर रहा था। उसके बाद और भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी हुई पटरियों की भी भारी मांग बढ़ रही थी, लेकिन जब से टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे। 1914 से पहले में विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप के युद्ध संबंधी आवश्यकताओं के लिए झोंक दिया गया। इस तरीके भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में गिरावट आ गई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पे आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो युद्ध के गोलों और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी इन्हीं को दे दिया गया। 1919 तक स्थिति यह आ गई थी कि टिस्को में बनने वाला 90% इस्पात औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया टिस्को ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात के एक बहुत बड़े कारखाने के रूप में बन के आ गया था। सूती कपड़े के तरीके लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विकास तभी शुरुआत हुई जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। इसके कई कारण थे, जैसे कि पहला तो हमने देखा विश्व युद्ध और के सामने इसमें कई ताकतें विश्व युद्ध के समय इसमें कई दौर आए थे और जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होता गया, औद्योगिक वर्ग में ताकतवर होता गया, सरकारी संरक्षण की मांग भी बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए बहुत सारे सरकारों को अपने औपनिवेशिक शासन में कई प्रकार की मांगों को मानना पड़ा था। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि भारतीय कपड़े उद्योग का पतन किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।